हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सबसे पहले सेल ऑर्गेनली दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी जानते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुका है। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्टली हम लोग वही स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था कि पर्टिकुलरली अगर ये हमारा सेल है तो ये जो हमारा आउटर कवरिंग है इसी को हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। ये हमारा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सेल का स्ट्रक्चर सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनलीज का फंक्शन भी सब में सेम ही रहेगा। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। वेरी करेगा तो सिर्फ हमारा सेल का नंबर्स वेरी करेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट एकदम। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारा आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, मतलब सेल का बाहरी कवर्ड। नेक्स्ट ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा ये सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। सेमी परमिएबल इन नेचर मतलब कि ये सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही पास थ्रू होने का परमिशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये लिविंग इन नेचर होता है, थिन होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, और ये बना होता है हमारा लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। ये सारा चीज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था, कुछ उसका बेसिक इन्फो कि वो होता कैसा है। फर्दर अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने देखा कि सिलेक्टेड मटेरियल्स को पास ऑन होने देता है। तो अब ये सिलेक्टेड मटेरियल्स किस तरीके से पास ऑन होंगे, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से, तो सपोज डैट कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो होना जरूरी है ताकि इनका गैसेस एक्सचेंज हो सके। जो भी इनका सेल का सेलुलर वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर जा सके, सेल को जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो सेल कंज्यूम कर सके। तो ये जितना भी एक्सचेंज है हमारा, ये जितना भी मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो जिस प्रोसेस से ये हमारा एक्सचेंज करेगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब कि ये डिफ्यूजन जो है वो हमेशा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगा। अब ये हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वैसे सॉल्यूशन जिनमें मिनरल आयंस की मात्रा ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। मतलब अगर हम लोग दो टर्म हमारा आएगा आपका, एक कंसंट्रेटेड और एक आएगा हमारा डाइल्यूटेड, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हमारा यही है कि कंसंट्रेटेड के केस में हमारा मिनरल आयंस क्या होता है, ज्यादा होता है और पानी क्या होता है, कम होता है। इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए, मिनरल आयंस का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर कम रहेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर बात की जाए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें हमारा वाटर का जो लेवल है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मिनरल्स। अब यहाँ पे मिनरल्स कहने का क्या मतलब है, तो जो भी हमारे सॉल्यूट्स हैं उनकी मात्रा कम होगी, उसको हम लोग डाइल्यूटेड कहेंगे। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन। मतलब कि वैसे सॉल्यूशन जिनमें मिनरल आयंस की मात्रा ज्यादा हो, सब्सटेंस वहां से मूव करेगा किसकी तरफ, जहां पे इनकी मात्रा कम हो, मतलब कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूटेड रीजन में, ठीक है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन यहां लिख दे रही हूं मैं। As you can see, I have already mentioned the definition of diffusion. That is, it is the movement of particles from a region of their higher concentration to the lower concentration where they are in direct contact. What does this direct contact means? Means diffusion तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेल हमारे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है। मूवमेंट कैसे होगा, तो ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ होगा। अब ये हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों को, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, उसका भी डेफिनेशन
मैं मेंशन कर दे रही हूं यहाँ पे, concentrated, that is, it means that solution is having more mineral ions and less of water. ठीक है, मतलब वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट्स, यहाँ पे मिनरल आयन से मैं क्या मेंशन करना चाहती हूँ, सॉल्यूट्स. अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या होता है ये आप लोग सब लोग अवेयर होंगे. सॉल्यूशन जिसमें हमारा घुलता है, सॉल्यूट्स जिसकी मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट जिसमें हमारा घुलता है, और दोनों का जो मिक्सचर होता है वो सोल्यूशन कहलाता है. ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने इस चीज पढ़ा होगा. ठीक है, अब ये वैसे सोल्यूशन हमारे क्या कहलाएंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएंगे, जिसमें सॉल्यूट्स की मात्रा ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. ठीक है, और यहीं पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा, दैट इज डाइल्यूटेड. अब ये डाइल्यूटेड क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंस जिनमें कि वाटर लेवल इनका ज्यादा होगा, किससे, जब हम लोग कंपेयर करेंगे उसके मिनरल से. यू कैन चेक दिस आउट. डाइल्यूटेड का भी मैंने मेंशन कर दिया है. द वाटर लेवल इज मोर इन दिस केस एज कंपेयर टू मिनरल्स, और यू मे कॉल इट सोल्यूट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू बी रिमेम्बर्ड अबाउट डिफ्यूजन इज, इस केस में, डिफ्यूजन के केस में, द पार्टिकल्स कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. मीन्स इट कैन हैपन इन ऑल द थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड राइट इट. पार्टिकल्स कैन बी, आई एम राइटिंग ऑल दिस अबाउट डिफ्यूजन ओनली. Particles can be solid, liquid and gases. Now, for understanding the concept of diffusion more clearly, we would take some examples like, for example, I would like to give you the example of ink drop in water. अब इस इंक ड्रॉप इन वाटर एग्जाम्पल को हम कैसे एलाबोरेट कर सकते हैं. सपोज डैट कि हम लोगों ने एक वाटर लिया, ठीक है, एक कंटेनर में हम लोगों ने वाटर ले लिया. अब जो इसमें हम लोगों ने इंक का एक ड्रॉप लिया, दैट इज सपोज डैट कि हमारा वाटर कलरलेस, दैट इज इंक, हम लोगों ने ब्लू कलर का इंक लिया. अब इस इंक में हमारा जो इंक का जो सॉल्यूट्स है, मतलब जो वो मिनरल्स है जिसका वो इंक कलर्ड पिगमेंट जो है हमारा, वो इस इंक में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको डालेंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, ये पूरे पानी को हमारा ब्लू कर देगा. यानी कि क्या हो रहा है, ये पानी का कंसंट्रेशन हमारा इसमें क्या है, ज्यादा है मिनरल आयन से, तो यहां से वो इसमें इंक में चला जाएगा और इंक में वो घुल जाएगा पूरी तरीके से. दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है इंसेन स्टिक, अगरबत्ती. ठीक है, अगरबत्ती जब हम लोग घर में जलाते हैं तो क्या होता है, पूरे घर में तो नहीं जलाते, एक अगरबत्ती जलाते सब जगह वो फैल जाता है उसका स्मेल. तो उसमें, उस कंडीशन में क्या होता है, उसके जो भी हमारे सॉल्यूट्स पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं. बाकी के केसेस में सारे गैसेस का है, ये हमारा लिक्विड का था. दैट इज इंसेन स्टिक इन रूम. फर्दर और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, दैट इज रेस्पिरेशन के केस में, अगर हम लोग शुगर को वाटर में डालते हैं, शुगर टू वाटर, वो भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है, शुगर टू वाटर. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब सेलुलर लेवल पे हम लोग इसको कैसे समझेंगे, सेल के केस में. तो सेल के केस में क्या होता है कि बहुत सारे सपोज दैट हम लोग CO2 को ही ले लेते हैं. सपोज दैट कि CO2 हम लोगों ने लिया, जो कि क्या है, हमारा एक सेल्यूलर वेस्ट है, जिसका एक्सक्रीशन सेल के बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये क्या होता है, सेल में अगर CO2 पर्टिकुलर, सपोज दैट कि ये हमारा सेल है. ठीक है, अब इस सेल में हमारा न्यूक्लियस, और इसमें CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब ये सेल का एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस उसमें इंक्रीज कर गया है. तो अब ये क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा CO2 का सेल के अंदर. लेकिन सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब सेल के बाहरी जगहों पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो ये बाहर की ओर हमारा डिफ्यूज कर जाएगा.
ठीक है। अब ये क्यों किया? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में कम था और अंदर ज्यादा हो चुका था। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की हो जाएगा। अब हायर कंसंट्रेशन हमारा क्या था, यहाँ से ये CO2 अंदर ज्यादा था तो अंदर से बाहर चला गया, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर इस सेल को हमारा ऑक्सीजन चाहिए तो अंदर में तो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अंदर की ओर हमारा डिफ्यूज कर जाएगा। तो ये एक सेलुलर लेवल पे एग्जाम्पल था। अब ये जो हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये क्या होगा, अब इसमें ये वाटर भी हमारा ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करेगा। अभी अभी मैंने बताया कि हमारा तीनों स्टेट में हो सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में, तो वाटर भी इसको ओबे करेगा हमारा। लेकिन जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से डिफ्यूज करता है या मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक अलग नाम देते हैं और उसको हम लोग नाम दिए हैं ऑस्मोसिस का। ठीक है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, तो सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि उसमें हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से डिफ्यूजन में हमारा तीनों पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारा हो सकता है, बट ऑस्मोसिस में डिफरेंट यही है कि बाकी सब कुछ ये डिफ्यूजन के जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में ही अकर होगा। ठीक है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख लेंगे, मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और H2O पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा जिसमें कि हमारा क्या है, वाटर लेवल ज्यादा होगा। तो चूंकि ये हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होगा, तो वो हमारा कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो वो हमारा डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ लिक्विड्स में ही होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इट अकर्स ओनली इन लिक्विड्स, ओनली इन लिक्विड्स। ठीक है। अब एक और पॉइंट डिफरेंस है दोनों में कि डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एकदम इसेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, तो ऑस्मोसिस का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो इट इज अ पैसेज ऑफ वाटर, मतलब पानी का पास होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। इसमें कंसेंट्रेशन से नहीं लिखेंगे, वाटर कंसेंट्रेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस विल ऑलवेज अकर इन लिक्विड ओनली। ठीक है। हायर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि सिलेक्टेड मटेरियल्स को पास्ड आउट होने वाला मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से मूव करेगा कहाँ, जहां पे पानी का कंसेंट्रेशन कम है। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एनिमल सेल या प्लांट सेल ले लेते हैं तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो 3 केसेस हमारे बनेंगे। वो तीनों केसेस को मैं यहाँ पे एक डिफरेंशिएट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब अगर किसी भी हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल को वाटर में डालते हैं तो क्या केसेस बन सकते हैं। एक पहला तो हो सकता है हमारा कि पानी सेल के अंदर आ जाए, दूसरा पानी सेल के बाहर चला जाए, तीसरा न पानी अंदर आए और न पानी बाहर जाए। तो साइंटिफिकली इसको हम लोग 3 टर्म से समझेंगे, दैट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब ये तीनों होता क्या है, तो इसको हम लोग क्लियरली और इजी वे में एकदम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट कि ये हमारा सेल है। ठीक है। तीनों केसेस में हम लोगों ने एक एक सेल ले रखा और इस सेल को हम लोगों ने एक मीडियम में प्लेस कर दिया। ठीक है। अब पहला केस है हमारा हाइपोटोनिक का। अब जब हमारा ये जो मीडियम हम लोगों ने लिया है, सपोज दैट कि इसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब कि इसके मीडियम में पानी की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मीडियम जब हमारा क्या है, सेल का हायर
ठीक है, मतलब कि हमारा बाहर का कैसा है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि वैसा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा था उसको डाइल्यूट हम लोग बोलते हैं, डाइल्यूटेड। तो अगर बाहर का जो मीडियम है वो डाइल्यूटेड है तो इसमें क्या होगा, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होगा। तो इस केसेस में पानी की मात्रा अगर बाहर है तो इस केस में हमारा वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि रीच ऑफ मूवमेंट क्या है इसका, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फाइन। तो इसमें जैसे ही ये सेल के अंदर पानी जाना शुरू करेगा तो ये सेल हमारा पानी एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ या विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने यही देखा है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन में, इस तरीके के मीडियम में हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब हमारा सेल वाटर लेगा तो मतलब वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के केस में मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द सेल। और जैसे ही ये हमारा वाटर चूंकि फ्री है, हायर कंसंट्रेशन में, ये इजिली सेल के अंदर मूव करेगा। जैसे ही सेल के अंदर मूव करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन को पास आउट करते हुए, तो ये क्या करेगा, इसका क्या करेगा, ये सेल हमारा स्वेल्ड अप हो जाएगा, मतलब सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल स्वेल हमारा कब करेगा, सेल स्वेल कब करेगा, तो सेल स्वेल हमारा करेगा हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपो जैसा कि मतलब ही होता है, हाइपो मतलब ही होता है लेस, मतलब कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है हमारा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट। अब ये तो था हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक के केस में हमारा सेल स्वेल कर जाएगा। क्यों स्वेल करेगा, क्योंकि वाटर अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर का सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा ज्यादा है वाटर का एज कंपेयर टू द सेल। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसो मतलब होता है हमारा सेम। अब ये सेम का मतलब क्या है कि जितना कंसंट्रेशन वाटर का हमारा सेल के अंदर है उतना ही हमारा बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी है। तो इस केसेस में क्या होगा, ना तो पानी अंदर से बाहर आएगा ना तो बाहर से अंदर जाएगा, मतलब कि किसी भी तरीके का वाटर का कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो अगर कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा तो इसमें हमारा सेल के शेप में, साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब होता है हमारा मोर। ठीक है। अब इस मोर में क्या होगा हमारा, तो इस मोर में हमारे सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मीडियम, जिसके वजह से वाटर हमारा क्या करेगा, सेल के बाहर आ जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, जिसके वजह से सेल का पानी पूरी की पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो उस केसेस में हमारा सेल क्या है, ये सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। अब ये इसको इजीली अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग ड्राइड रेजिन्स को यानी कि किशमिश जो होती है उसको अगर प्लेन पानी में डालेंगे, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जितना भी हमारा वो दाना रहेगा किशमिश का, जितने भी हमारे रेजिन्स रहेंगे वो सारे के सारे स्वेल्ड अप हो जाते हैं। और फिर अगर उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिएगा तो वो क्यों फूल गए, क्योंकि पानी का मात्रा हमारा किशमिश से ज्यादा था ग्लास में या फिर जिस भी बाउल में आप लोगों ने किशमिश को, रेजिन्स को डाला है उसमें, तो वो पानी को अंदर ले लेगा, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक, और सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। फिर जैसे ही वो सेल हमारा स्वेल कर गया उसको आप लोगों ने निकाल करके बाहर रख दिया धूप में, तो अंदर हमारा सेल का वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन बाहर कम है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की बाहर मतलब बाहर आ जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारा रेजिन्स क्या होगा, किसमें वापस से सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक हो जाएगा, अपने पुराने स्टेज पे आने लगेगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों को समझाने के लिए। अब जब ये प्लांट सेल्स के केस में हमारा होता है तो हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और जब एनिमल सेल के केस में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीनेशन। वर्ड्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लाज्मोलाइज्ड इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ये जब हमारा श्रिंक करेगा तो प्लाज्मोलाइज्ड कहलाएगा, और एनिमल सेल जब हमारा श्रिंक करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनिमल सेल। फाइन। अब ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फंक्शंस क्या क्या होता है, तो उसको भी मैं यहाँ नोट डाउन भी कर दूंगी।
पहला फंक्शन, चूंकि ये हमारा क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, तो कोई भी चीज अगर आउटर कवरिंग होती है तो उसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है कि वो एक उसको शील्ड करेगा, एक प्रोटेक्शन करेगा, उसको सपोर्ट देगा। तो पहला फंक्शन तो हमारा वही हो गया, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, फाइन। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। इसके हेल्प से ही जितने भी मटेरियल्स का एक्सचेंज है, मतलब कि सेल के कंपोनेंट, सेल के सब्सटेंसेस को, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है उसको बाहर करना, और जो इम्पोर्टेंट है, जो नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, उनको अंदर लाना, वो भी हमारा किसके हेल्प से हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन के ही हेल्प से हो सकता है। तो वो भी हमारा एक फंक्शन हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि अगर हमारा ये नहीं रहेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो उससे हमारा सेल को शेप नहीं मिल पाएगा। तो ये भी हमारा हो गया, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड शेप टू सेल। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बारे में जानने वाली है कि चूंकि ये हमारा लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसके वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए आप लोग अमीबा को देखे होंगे। अमीबा क्या करता है, उसके सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से वो अपने बॉडी को क्या स्यूडोपोडिया का फॉल्स फीट का फॉर्मेशन कर लेता है, और कोई भी अपना जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फिलफिल कर लेता है। ठीक है, अब इसमें हमारा दो एक टर्म है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। वो सारा भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, 9th में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी जब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कौन से ऑर्गेनेल्स को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, किसको इलेक्ट्रॉन से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। Plasma membrane can be only seen with the help of electron microscope। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के साथ, दैट इज सेल वॉल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।